This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद है हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। आप प्रॉपर्टी पर अगर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। यहाँ 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नज़र में कैसे हैं ये आपको पता चलेगा और जानकारी ढूंढना आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाया। किसानों का फायदा, लेकिन खरीदारों को देने पड़ेंगे ज्यादा दाम। दिल्ली में सर्कल रेट 20% बढ़ने से और महंगे होंगे मकान। कुछ इलाकों में कीमत हुई बाजार की दर से भी ज्यादा। और रांची के बाजार का जायजा लेंगे, देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है वहां पर हॉट। तो आज चर्चा यमुना एक्सप्रेसवे की। वहां घरों के दाम महंगे होने वाले हैं। 15 सितंबर को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या येइडा ने किसानों की उस जमीन का मुआवजा बढ़ा दिया जो वो किसानों से पहले ही लेकर डेवलपमेंट के लिए दे चुकी है। और दाम भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 64.7% दाम बढ़ाए गए हैं, यानी हर वर्ग मीटर पर 1770 रुपए बढ़ेंगे। हालांकि ये पैसा बिल्डरों से वसूल करेगा, लेकिन जाहिर है कि आखिरकार ये सारा बोझ खरीदार पर ही आएगा। इसके बदले किसानों के जमीन संबंधी अलग अलग अदालतों में चल रहे सभी मुकदमों को न सिर्फ वापस लेने की बात कही गई है, बल्कि यह हलफनामा भी देना होगा कि वो आइंदा भी प्राधिकरण या खरीदारों के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण को 5425 करोड़ रुपए वसूल कर किसानों को देने हैं। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वैभव गगर, जो कि पार्टनर हैं गगर एंड एसोसिएट सॉलिसिटर्स एंड अटॉर्नीज के। साथ ही हैं सफल सूरी, जो कि प्रेसिडेंट है यमुना एक्सप्रेसवे रेजिडेंशियल प्लॉट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। और साथ ही अशोक गुप्ता जी हैं, जो कि एमडी हैं अजनारा इंडिया लिमिटेड के। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं सफल जी। इसका असर प्लॉट ओनर्स पर भी पड़ेगा। हालांकि डेवलपर्स के मुकाबले थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन आप इंडिविजुअल प्लॉट ओनर्स हैं, आप लोगों की क्षमता भी कम होती है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है? बिल्कुल। जो हमें प्लॉट्स मिले थे वो 5 साल पहले मिले थे। 4 साल में हमें डिलीवरी देनी थी। ऑलरेडी हमसे जो पैसा लिया जा रहा है उस पर 12% इंटरेस्ट है। लेट पेमेंट पे 14% इंटरेस्ट है। अथॉरिटी जो हमसे पैसा ले चुकी है वो अथॉरिटी ने अभी तक खर्चा नहीं है। अथॉरिटी हमसे जो पैसा इंटरेस्ट पे भी ले चुकी है उस पर भी इंटरेस्ट कमा रही है। उसके बावजूद अब हमसे 1330 रुपये पर स्क्वायर मीटर मांगा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ना हमें कंसल्ट किया गया, ना हमसे पूछा गया, और ना ही कोर्ट की ये जजमेंट है। ये अथॉरिटी अपने बिहाफ पे कर रही है। कोर्ट में लिटिगेशन ऑलरेडी चल रही है। अथॉरिटी हमें किसानों के अगेंस्ट नहीं है। जो मर्जी पैसा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 दीजिए, 600 दीजिए, 700 दीजिए, बट वो पैसा हमारी जेब से आप क्यों ले रहे हैं? क्यों ले? हमारी तो कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट 4 साल के बाद 2013 में हमें पोजेशन मिलना चाहिए था। अभी पोजेशन नहीं है। 2014 में 2-3 साल 4 साल तक पोजेशन मिलता दिख नहीं रहा। आपने एक बार पैसा ले लिया, वापस से पैसा ले रहे हैं। कल 2 साल के बाद आप फिर से कहेंगे हम और पैसा दे रहे हैं, फिर आप पैसा मांगेंगे। कहीं ना कहीं कोई लिमिट होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक प्लॉट ओनर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। जी,
यहाँ पर अशोक जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, एज ए डेवलपर आप क्या कहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म हो और पैसा दे दिया जाए और आप खुश हैं, या आप मानते हैं कि आपको जाहिर तौर पे ये पैसा अपने ख़रीदारों से वसूलना पड़ेगा, आपको भी उनको जवाब देना पड़ेगा? हाँ, देखिए ऐसा है, जब हम लोगों ने प्लॉट लिए थे तो उस समय तो इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन जब ये नोएडा एक्सटेंशन में जब मामला आया उसके बाद जो 64.7% जो बढ़ाया कोर्ट ने, उसके बाद ये मामला यमुना तक गया। उसके बाद में हम लोगों के सारे काम वहाँ पे किसानों ने बंद किए, लड़ाई झगड़े हुए, फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेट हुए। अल्टीमेटली जो अथॉरिटी ने फैसला किया कि भाई इनको बढ़ा के दे दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर जो भी बिल्डर्स काम कर रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, वो सही तरह से काम चालू हों। तो इस पर सभी की रजामंदी भी हुई कि हाँ इस पर बढ़ा दिया जाए, जिससे काम चालू हो जाए और लोगों को पोजीशन मिले। जहाँ तक ये रेट बढ़ाने की बात है, अभी इस तरह का हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है अभी अथॉरिटी की तरफ से। तो अगर नोटिस आए तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे बाद में कैसे क्या करना है। लेकिन अशोक जी आपके पास चारा क्या रह जाएगा? मतलब आप कहीं ना कहीं से तो आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे, और अथॉरिटी ने कह दिया कि वो इंडिविजुअल फ्लैट बायर को कोई नोटिस नहीं देंगे, उनसे पैसा नहीं मांगेंगे, और आपके पास भी समय की मियाद कुछ ही वक्त की होगी, उसमें आपको पैसा देना है। तो आप लोगों के पास चारा क्या रह जाएगा? देखिए नेचुरली है कि जब जो अथॉरिटी हम हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है ये जो बढ़ा हुआ मुआवजा है, तो नेचुरली हमें ही देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो कस्टमर्स को, जो हम लोगों ने ऑलरेडी माल बेचा हुआ है, उनसे हम लेते हैं या नहीं लेते हैं ये तो बात का फैसला। लेकिन हाँ डेफिनेटली है कि जो हम आगे जो भी फ्लैट्स बेचेंगे वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उस पर हम लोग या तो हम लोग डबल करके उस पर इम्पोज करेंगे और पीछे वालों को हम लोग रिलीफ दे दें। लेकिन ये डेफिनेट है कि जो आगे आने वाली प्रॉपर्टी है वो महंगी हो जाएगी। चलिए, ये तो एक बात साफ होगी कि अब यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको लोग मानते थे कि अफोर्डेबल है, वहाँ जाके घर खरीदा जा सकता है, वो अब शायद वहाँ पे न लागू हो, शायद वहाँ थोड़ा और महंगा हो जाए अब वहाँ का स्टॉक। लेकिन ये वैभव, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कानूनी तौर पर, ये जो इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है, क्या ये मान के चलें कि अब सारी परेशानियां दूर हो गई, अब ये पैसे का झंझट तो कम से कम नहीं होगा? मेरे को तो बहुत दूर दूर से परेशानियां ख़त्म होती नहीं दिखती। फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव बहुत पेचीदे इश्यूज़ खड़े होने वाले हैं। ये हम लोग मान रहे हैं कि सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट तब होता है जब सारी पार्टीज़ रजामंद हों कि इतनी रेट बढ़नी चाहिए, कोई अग्रीमेंट होता है, तब जाके ये मीडिएशन होके कोई अग्रीमेंट आता है। यहाँ पे जो मेरे को समझ आ रहा है, अथॉरिटी ने सिंगल हैंडेडली डिसाइड किया है कि इतना पैसा बढ़ना चाहिए। इवेंचुअल जो इफ़ेक्ट होंगे वो कंज्यूमर्स हैं, अलॉटीज़ हैं, उन लोगों का आई नो फॉर अ फैक्ट उन लोगों की बात सुनी नहीं गई है, उनको तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं रही है। तो मेरे को ये सेटलमेंट शब्द ही थोड़ा गलत लग रहा है। आई थिंक ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो आज के दिन बहुत चैलेंज हो सकता है अगर पार्टीज़ को करना हो तो। देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है कि सोल्यूशन ज़रूरी है, लेकिन सोल्यूशन का तौर तरीका होना चाहिए। और सोल्यूशन क्या होता है कि इक्विटेबली ना डेवलपर्स, ना फार्मर्स, ना कंज्यूमर्स, एवरीवन शुड बेनिफिट। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है कि बेनिफिट कहाँ आ रहा है कंज्यूमर्स पे। जैसे अभी अजनारा साहब ने बोला कि ये लोग सोचेंगे कंज्यूमर्स के ऊपर बढ़ाने का या नहीं बढ़ाने का। अगर बढ़ा दिया तो डबल रेट हो गई कंज्यूमर्स के लिए, वहाँ पे जाके रहने की, वो अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी बहुत बड़ा इशू होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो डेवलपर्स ही क्यों ये सारा पैसे अपने सर पे ले, ये तो अथॉरिटी की गलती है। तो अथॉरिटी को कोई सिस्टम लाना चाहिए कि उनके ऊपर भी पेनल्टी हो। एंड इसमें से भी 1771 रुपये जो एक्स्ट्रा लाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ 550 रुपये फार्मर्स को जा रहे हैं, ये सारे 1750 रुपए जो है फार्मर्स को नहीं जा रहे। तो ये सेटलमेंट किस तरीके से लाया गया, मेरे को तो यही नहीं समझ। तो आप इसकी जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, जो फॉर्मूला है, उस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरह से हुआ है, और थोड़ा और शायद पारदर्शिता होनी चाहिए थी इसमें। आप क्या कहेंगे सफल, क्या आप आज अथॉरिटी से चाहते हैं कि वो आपको दिखाएं गणित, आपको बताएं कि आखिर आपके ऊपर ये जो पैसा लगाया गया है वो किस लिए लगाया गया है, कितना आया है, और आप किसी तरह की अश्योरेंस चाहते हैं कि आप जिस तरह के केसेस में अभी आप अदालत जा रहे हैं, अदालत में हैं, तो वो केसेस आगे ना आए? देखिए, हम ये भी चाहते हैं कि सारा सेटलमेंट हो जाए, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, पर हम ये नहीं चाहते कि एंड में सब कुछ कर के हमारे ऊपर बर्डन आए।
अगर अथॉरिटी चाहती है एक्स्ट्रा पैसा देना, जो नई लैंड वो निकालेगी, जैसे बिल्डर्स ने कहा है कि जो नए फ्लैट करेंगे उनमें एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आप अभी जो हमसे 1330 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो आप नई वाली लैंड में चार्ज कीजिए, तब तक डेवलपमेंट हो चुकी होगी, यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी। आप वैसे सर्कल रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अलॉटमेंट रेट 4750 की जगह 11,500 रुपये हो गया है। आप उसमें वो मुआवजा लीजिए। जो ऑलरेडी आपका सेटलमेंट हो चुका है 21,000 प्लॉट, और ये पहले सेक्टर्स हैं, इस शहर के बसने वाले पहले 18 और 20 सेक्टर्स हैं, उसमें ही आप 2-2 3-3 बार अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो आगे सेक्टर्स कैसे बसेंगे? कोई भी नहीं आएगा। ये अथॉरिटी को किसानों को पैसा देना चाहिए, पर जो नई स्कीम्स आएंगी उनमें ज़्यादा चार्ज करना चाहिए रादर देन हमें ये चार्ज करने की जगह। गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है कि चलिए अभी शायद अगर निपट भी जाए ये मामला इस पैसे को देने से, लेकिन आगे भी एक्विजिशंस होंगे, आगे भी अधिग्रहण होगा ज़मीन का, आगे भी डेवलपर्स जाकर के अथॉरिटीज़ से, अलग अलग अथॉरिटीज़ से खरीदेंगे, तो यही दिक्कत दोबारा भी आ सकती है। तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए? कि ये इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव नज़रिए से बार बार सेटलमेंट करना तो कोई सोल्यूशन है नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से भी बात सही है कि जो नए अलॉटमेंट आनी चाहिए उस पर सेक्टर रेट बढ़ा के वो चीज़ें उस पर इम्पोज करनी चाहिए, ना कि जो पुराना बेचा हुआ उस पर होना चाहिए। लेकिन पुरानी इस तरह की सेटलमेंट हुई हैं, जब प्रॉब्लम चल रही थी तो सभी लोगों से डिस्कस भी किया गया था कि जो ये डेली एजिटेशन चल रहा है फार्मर्स का, तो इसको किसी तरह सलूशन किया जाए। तो उसमें सारे बिल्डर्स को भी बुलाया गया था, बोले कुछ इस तरह से अगर कोई वाया मीडिया निकालें जिससे कि फार्मर्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बिल्डर्स के काम चालू हो जाए, क्योंकि बिल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है यहाँ पर और उनका काम बंद हो रहा है, तो वो काम भी चालू होना चाहिए। लेकिन मेरा भी मानना यह है कि जब जो अथॉरिटी है उसको कोई ऐसा वाया मीडिया निकालना चाहिए कि ये जो पैसा बढ़ा हुआ मुआवजा है ये आज बिल्डर्स के ऊपर इम्पोज ना होके जो नई अलॉटमेंट हो उसके ऊपर अपना सेक्टर रेट बढ़ा दें, उससे नई अलॉटमेंट में ये पैसे को बढ़ाएं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिससे कि आज जो जिन लोगों कस्टमर ने लिया हुआ है, जो बिल्डर्स ने लिया हुआ है, उससे कम से कम प्रॉपर्टी महंगी ना हो इससे। चलिए गुप्ता साहब, आपने ये बात तो इस केस की, लेकिन वैभव, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो मैंने अभी गुप्ता साहब से भी पूछा कि इस तरह की चीज़ें बार बार ना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? क्या अब रेगुलेटर होगा तो ही होगा, या अधिग्रहण कानून को आप किसी ठोस तरीके से लाएं तो ही कुछ हो पाएगा? क्योंकि ये बाद में कहना सफल जैसे किसी लॉटी से कि अब आप इतने 4 लाख रुपए और दें, 5 लाख रुपए और दें, ये कहीं ना कहीं नाजायज़ सा लगता है। बिल्कुल, देखिए रेगुलेटर आना तो बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो सारा अभी प्रोसेस चल रहा है, बहुत क्रिटिकल है। आप ये याद रखिए, लॉ जो है हैज़ टू बी फॉरवर्ड लुकिंग। अगर आप ये रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे, आपने देखा है और रिजीम्स में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है जब रेट्रोस्पेक्टिव, फॉर इंस्टेंस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हुआ था इंडिया में, तो कितना प्रॉब्लम हुआ था, बवाल हुआ था इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली। एट अ स्मॉलर लेवल, छोटे लेवल पे यही आज के दिन हो रहा है कि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, 5 साल बाद ना आपको चीज़ मिली और वही उसके लिए आपको 150 रुपये और देने पड़ रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। आप पूरा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ख़राब कर रहे हैं, आप पूरा ट्रस्ट फैक्टर ख़राब कर रहे हैं एंड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं आप। इट्स नॉट कि ये डेवलपर्स की प्रॉब्लम है या अलॉटीज़ की प्रॉब्लम है, ये रूल्स रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब सफ़र करेंगे, इकॉनमी सफ़र करेगी। आपको ये लेजिटिमाइज करना पड़ेगा। आपको या तो कोर्ट्स करेंगे, कोर्ट भी अगर डिसीजन देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देते हैं वो भी लॉ बन जाता है। तो जब तक वहां से लॉ नहीं आ रहा है तब तक आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह लॉ बना रहे हैं इन चीज़ों पे। दैट इज़ ओनली सोल्यूशन। चलिए, जाते जाते मैं सफल आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप ये पैसा दे करके झंझट ख़त्म करना चाहते हैं या कुछ और प्लानिंग है? नहीं, देखिए, हम लोग पहले तो अथॉरिटी से मिलेंगे। अभी तक हमको लेटर्स नहीं मिली हैं। हम लोग सब मिलकर अथॉरिटी को मिलेंगे। वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट एन एमिकेबल सॉल्यूशन। कोशिश ये रहेगी कि ये चीज़ जितनी जल्दी से ख़त्म हो जाए, जितने अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए, आपस में बातचीत करके ख़त्म हो जाए। एक चीज़ तो क्लियर है कि हम किसानों को एक्स्ट्रा मुआवजा देने के अगेंस्ट नहीं है जी। उन्होंने अपनी लैंड दी है, अगर उनको उनकी लैंड के प्राइसेस मिल रहे हैं तो मिले जी। हम उसके अगेंस्ट नहीं है। हमने ऑलरेडी इतना पैसा दिया हुआ, उस पर इंटरेस्ट इतना अथॉरिटी कमा चुकी है, उस इंटरेस्ट में से पैसा दिया जा सकता है। जो नई स्कीम्स आ रही हैं उसमें से दिया जा सकता है। ऐसा क्या कंपल्शन है कि आप इसी स्कीम में ये पैसा डाल के, पहली नई स्कीम्स आ रही हैं
आप उन्हीं को बदनाम कर दीजिए, उन्हीं को खराब कर बिल्कुल। दीजिए। तो साफ तौर पर खरीदार भी यही मानते हैं और लगभग सभी स्टेक होल्डर्स का यही कहना होता है ऐसे मामलों में कि अथॉरिटी के ऊपर भी किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी जानी चाहिए, उन्हें लेनी चाहिए। सारा का सारा पैसे का जो खर्च है, जो भार आएगा, वो डेवलपर पर डालना या खरीदारों पर, फ्लैट बायर्स पर डालना, वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी ही लगती है। और आगे इस तरह की कोई गलतियां ना हो, इसके लिए भी नियम कानूनों को सख्त करना ज़रूरी है। आप लोग स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे देखेंगे कि दिल्ली में प्रॉपर्टी के सर्कल रेट का इजाफा क्या कहर ढाएगा।